तो क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आप सभी को पता है कि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस क्लास को अंत तक देखें। जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ इसे अच्छे तरीके से समझें। मेरा आप सभी लोगों से दावा है कि क्लास को अंत तक करने के बाद जो चीज़ें मैं आपको इस क्लास में सिखाने जा रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आएंगी। ठीक है ना। बस आप क्लास को अंत तक कीजिएगा। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो परिभाषा पढ़नी है वो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़नी है। ठीक है, समझिए, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूंगा, परिभाषा आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। हम यहाँ पर ले लेते हैं एक दंड चुंबक। क्या ले लेते हैं? एक दंड चुंबक। दंड चुंबक में भैया दो ध्रुव होते हैं, सभी को पता है। दंड चुंबक में क्या होते हैं भाई? दो ध्रुव होते हैं। मान लीजिए एक ध्रुव आपका N है, दूसरा ध्रुव हमारा S है, नॉर्थ साउथ, ठीक, उत्तर दक्षिण। तो एक हमने दंड चुंबक ले लिया। जब हम दंड चुंबक के समीप क्या करते हैं? एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं। चुंबकीय सुई क्या होती है? छोटी सी डिबिया होती है, इसमें मैग्नेटिक निडल लगी रहती है जिसके दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कंपास सुई के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसी होती है डिबिया। ठीक, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। जब हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय सुई को, इस चुंबकीय सुई को किसी दंड चुंबक के समीप रखते हैं। ठीक, तो दंड चुंबक होगा वो अपने चारों ओर क्या करेगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो जब हम इस चुंबकीय सुई को किसी दंड चुंबक के समीप रखते हैं तो क्या होता है कि ये चुंबकीय सुई जो है ये विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है, हल्का सा घूम जाती है। लेकिन इसी हम चुंबकीय सुई को जब इस दंड चुंबक से थोड़ा हटकर रखते हैं तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, मतलब समांतर स्थिति में आ जाती है, जैसे इतने टाइम ये बनी हुई है। लेकिन जब इसको हम चुंबक के समीप लाएंगे तो ये कुछ ऐसे ना बन करके ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हल्का सा ऐसे हो जाती है। ये क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। यहाँ पर साउथ हो गया, यहाँ पर आपका नॉर्थ हो गया। समझ गए? तो जब हमने क्या किया, दंड चुंबक के समीप इस चुंबकीय सुई को हम लेकर आए तब ये क्या हो गई? हल्का सा विक्षेपित हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दंड चुंबक इस चुंबकीय सुई पर एक बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल आघूर्ण लगा रहा है, जिसके कारण ये क्या होती है? एक निश्चित दिशा में ठहरती है विक्षेपित होने के पश्चात। समझ पा रहे हो ना? तो हम कह सकते हैं, हम परिभाषा में ऐसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की कि जब किसी चुंबक के समीप हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई को रखते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, यही कॉपी में आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। जब हम किसी चुंबक के समीप किसी चुंबकीय सुई को रखते हैं तो दंड चुंबक क्या करता है? चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जब किसी दंड चुंबक के समीप किसी कंपास सुई को या चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो क्या होता है? ये दंड चुंबक इस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगाता है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। याद रहेगा। हालांकि हमारा जो पृथ्वी है ये भी आपका एक चुंबक है और इसका भी अपना एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, जैसे अभी इसी चुंबकीय सुई को हम इस चुंबक के समीप ना रख करके, इस चुंबक के समीप ना रख करके हम कहीं पर भी ऐसे रख दें, पृथ्वी तल पर हम कहीं पर भी ऐसे इसको रख देंगे तो ये चुंबकीय सुई अब ऐसे नहीं रहेगी। ठीक है, ये चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा समांतर, इसकी सुई कुछ ऐसे हो जाएगी एक दिशा में, और ये जो दिशा होती है नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, कि चुंबक पृथ्वी के किसी स्थान पर जब चुंबकीय सुई को रखा जाता है, लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसकी दिशा सदैव क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी हमारा वो चुंबक की भांति कार्य करता है और इसके चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किधर से किधर की ओर होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो ये बात हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। क्या आप इतनी बात समझ पाए? आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे ऑस्टेट के प्रयोग की। ठीक है, ऑस्टेट का प्रयोग अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा। ऑस्टेट का प्रयोग, ध्यान से देखिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट का प्रयोग।
ऑस्टेड ने बताया क्या था, ऑस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था। तो यहाँ पर हम इसका फिगर बना रहे हैं, फिगर को समझते जाना, मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऑस्टेड का प्रयोग आप कभी नहीं भूलेंगे। ऑस्टेड ने किया क्या, यहाँ पर एक बैटरी लगाई, ठीक, बैटरी के 2 ध्रुव होते हैं, आप सभी को पता है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, पहले ऋण ध्रुव बना लेते हैं फिर धन ध्रुव। इन्होंने क्या किया, एक धारावाही चालक तार को, ये मान लीजिए आपका एक धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार को इन्होंने क्या किया, धारावाही चालक तार के एक सिरे को इन्होंने बैटरी के एक ध्रुव से कनेक्ट कर दिया और दूसरे ध्रुव को एक कुंजी की सहायता से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इन्होंने देखा कि जब हम इस कुंजी को ओपन रखते हैं और इसके समीप क्या करते हैं, एक कंपास सुई, एक चुंबकीय सुई रखते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय सुई जैसे किसी पृथ्वी पर स्थिर होती है, हमने कहा था अभी कि जो चुंबकीय सुई होती है उसमें 2 दिशाएं होती हैं, एक N ध्रुव होता है, एक S ध्रुव होता है। तो जब चुंबकीय सुई पर कोई बल नहीं कार्य करता है, ठीक, कोई बल नहीं कार्य करता है, तो ये समांतर दिशा में ऐसे ठहरती है, मतलब ये ऐसे रहेगी। लेकिन जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बैटरी से धारा प्रवाहित किया, अर्थात इस कुंजी को इन्होंने बंद कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, यही धारावाही चालक तार ऐसे लगाया इन्होंने और इन्होंने अभी तो कुंजी यहाँ पर ओपन कर रखी थी, तो चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेपण हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस कुंजी को कनेक्ट कर दिया, यानी बंद कर दिया, क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया। जैसे इन्होंने इस कुंजी को बंद कर दिया, वैसे यहाँ पर इसके पास रखी जो आपकी चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। किस तरीके से, इस तरीके से कुछ विक्षेपित हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कुछ इस तरीके से विक्षेपित हो गई। इसका यहाँ पर मान लीजिए ध्रुव आ गया S, यहाँ पर ध्रुव आ गया N, ये हल्का सा विक्षेपित हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ किया कि जो बैटरी के ध्रुव थे इनको बदल दिया आपस में, यानी प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कुछ किया इन्होंने। और इन्होंने कुंजी को ऐसे लगा करके कुंजी को ऑन कर दिया था, मतलब इसको बंद कर दिया था, जोड़ देते हैं यहाँ पर। और वही धारावाही चालक तार और उसके पास इन्होंने कंपास सुई को रखा, ठीक। लेकिन अब इस स्थिति में जब बैटरी के ध्रुव को बदल दिया गया, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया गया, तो जो कंपास सुई थी उसमें जो आपको विक्षेपण देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो आपका देखेगा, यहाँ पर जब हमने इस तरीके से जोड़ा था, इसका रेड ध्रुव इधर था, धन ध्रुव इधर था, तो जो साउथ पोल था चुंबकीय सुई का वो उधर था, ठीक है, और नॉर्थ पोल इधर था। लेकिन जब मैंने बैटरी के सिरों को बदल दिया तो जो साउथ पोल ऊपर वाला था ये आ गया नीचे, और जो नीचे वाला नॉर्थ पोल था वो चला गया ऊपर। बात समझ में? अर्थात इन्होंने ये कहा कि जब हम क्या करते हैं, धारा की दिशा को बदलते हैं तो क्या होता है, तब भी चुंबकीय सुई में क्या होता है भाई, विक्षेपण प्राप्त होता है। चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बदल जाती है। इन्होंने यहाँ पर अपने प्रयोग में इस बात को सिद्ध किया कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, कैसे ये बात सिद्ध किया, देखिए, एक अगर हमारे पास चुंबक रखा हो, ठीक है, और हमें इस चुंबक में क्या करना हो, परिवर्तन करना हो, इसको हिलाना डुलाना हो, तो इसके समीप हमें दूसरा चुंबक लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तभी तो ये हिलेगा। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जब इस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तभी तो इस चुंबकीय सुई में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी तो चुंबकीय सुई चुंबक की बनी हुई है। तो अगर इस सुई में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब इस धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जब आपने धारा प्रवाहित किया था तभी इस सुई में क्या देखने को मिला था, विक्षेपण देखने को मिला था। इसका मतलब इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये था भैया ऑस्टेड का प्रयोग। अब इसके बाद यहाँ पर हम किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल के बताएंगे, नहीं बायो-सेवर्ट का नियम बताएंगे। अगली हेडिंग लगाइएगा, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही चालक के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आप यहां पर लिख सकते हो बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। देखिए ऑस्टेड महोदय ने ये तो बता ही दिया कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम क्या करते हैं भैया, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालना है ये बायो सेवर्ट ने बताया। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार का नाम दे दिया इन्होंने एक्स वाई, ये एक धारावाही चालक तार है और इसमें मैंने आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। कितनी धारा प्रवाहित कर दी, आई एम्पियर की। तो बायो सेवर्ट ने यह बताया कि जिस भी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है उस धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई, हम क्या ले लें, मान लीजिए यहाँ पर अल्प लंबाई ले लेते हैं, खंड इसका ले लेते हैं इस धारावाही चालक तार का ए बी, और इस खंड की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, डेल एल है। कितनी है, डेल एल। अल्पांश लंबाई कितनी है, डेल एल। तो इस अगर डेल एल से, अब देखिए ये आपका अल्पांश अवयव है, तो इस अल्पांश अवयव में भी तो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस चालक तार लंबाई का ये अल्पांश अवयव है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम इस अल्पांश लंबाई से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और हमें इस बिंदु P पर क्या करना है, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बायो सेवर्ट ने यह बताया अगर यहाँ पर मान लीजिए इसके बीच का एंगल आपका थीटा है, तो बायो सेवर्ट ने अपने नियम में यह बताया कि जो ये अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भाई, अल्प ही होगा। ठीक, इस लंबाई को हम क्या कर देते, इस वाले डेल चिन्ह के साथ लिख देते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि इस अल्पांश लंबाई के कारण जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अल्प होगा, इसलिए इसको भी डेल बी से लिखेंगे। तो इन्होंने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस अल्पांश लंबाई के अवयव में जो प्रवाहित धारा आई है इसके अनुक्रमानुपाती होगा। पहली बात इन्होंने ये बताई। फिर इन्होंने कहा कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जब धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इस अल्पांश लंबाई के अवयव में, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इन्होंने समीकरण 2 माना। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस अल्पांश लंबाई से r मीटर की दूरी पर खींची गई रेखा और अल्पांश लंबाई के अवयव के बीच बने कोण की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कोण थीटा बन रहा है, ज्या का मतलब साइन। कौन अनुक्रमानुपाती होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इन्होंने साथ एक बात और बताई कि इस अल्पांश लंबाई के अवयव में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यानी डेल बी, वो चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश लंबाई से r मीटर की दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, ठीक है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हीं चारों समीकरणों को, इसको समीकरण 2 माना, इसको समीकरण 3 माना, इसको समीकरण 4 माना। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को इन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, मिलाने पर जब चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल बी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा वो लगा देंगे। आई डेल एल साइन थीटा सब अंश में है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, आई डेल एल साइन थीटा, और हर में क्या है तो आपका हो गया आर स्क्वायर है कि नहीं। जब अनुक्रमानुपाती का, अब देखिए यहाँ पर जो इतना निकल के आया है यही भैया बायो सेवर्ट का नियम है। अब क्या कहोगे, यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये जो धारावाही चालक है, तार है, ठीक, या जो ये धारावाही चालक है ये निर्वात अथवा वायु में हो, यदि यह चालक कहाँ पर हो, निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में हो, कहाँ पर हो, निर्वात अथवा वायु में हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यानी जो डेल बी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल बी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाता है μ0/4 और ये आपका हो जाएगा आई डेल एल साइन थीटा और बटे में कितना हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ पर लिखोगे, ये व्यंजक आपका आ गया, यही बायो सेवर्ट का नियम है। जहाँ
जो आपका म्यू0 होता है ये निर्वात की क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, मात्रक बीमा सब निकालना बताएंगे, बस आप देखते जाइए। म्यू0 क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो म्यू0/4 पाई का मान होता है वो आपका 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अभी मात्रक भी बताएंगे कैसे आया। यहाँ पर जो म्यू0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, या अगर हम म्यू0 का मान निकालें तो 4 पाई उधर चला जाएगा गुणे में, 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, म्यू0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि म्यू0 का मात्रक कैसे निकालेंगे, विमा कैसे निकालेंगे, जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, तो आपको देखिए सिंपल सा एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या याद रखना है, देखिए आप सभी लोगों ने कक्षा जब 10 में रहे होंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, F=IBL sin थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो यहाँ पर देखिए जब आप b का मान निकालोगे तो F/IL sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, हम इस सूत्र को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से तुमको मात्रक बहुत आसानी से मिल जाएगा। b क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब इसका मात्रक निकालोगे तो बल का मात्रक न्यूटन और बटे में I है तो I का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर। साइन थीटा कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, रेडियन होता है, वो लिखा नहीं जाता क्योंकि उसकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो b का मात्रक निकल गया वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर आया। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और भी होते हैं, टेस्ला होता है, गॉस होता है, और एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। ठीक, गॉस सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है, टेस्ला एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ पर एक बात को और समझिएगा, आपको क्या समझना है, हमने चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक निकाल के बता दिया। B बराबर क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर तुमको म्यू0 का क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, म्यू0 का मात्रक निकालना है, विमा निकालनी है, तो बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो इसी सूत्र से। देखिए B यहाँ पर आपका सूत्र है डेल B बराबर म्यू0/4 पाई I del L साइन थीटा बटे में कितना है आपका r²। डेल बी का अभी मैंने बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक इस सूत्र से आया F=IBL sin थीटा सूत्र से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हमको चाहिए म्यू0 का क्या भाई, मात्रक म्यू0/4 पाई है आपका। ठीक, I अगर हम बात करें I तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर। डेल एल लंबाई का मात्रक मीटर। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं। दूरी का मात्रक है मीटर, चूंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर बच जाएगा। ये मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो गया। ए आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर ए का गुणा कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, और बराबर ये आपका हो जाएगा म्यू0 में कितना भाई 4 पाई। 4 पाई अचर राशि, अचर राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, या हम इसे बोल सकते हैं म्यू0 का जो मात्रक आ जाएगा वो न्यूटन पर कितना हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। म्यू0 का मात्रक कैसा है ये आपको पता चल गया होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, इसकी अगर विमा लिखनी पड़ जाए तो विमा लिखना बहुत आसान है और एकदम पॉसिबल है। देखिए न्यूटन बल की विमा होती है MLT-2, और बटे में अगर आ जाएं तो एम्पियर की विमा को a से ही लिखा जाता है तो a² लिख देंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो MLT⁻², a ऊपर जाएगा तो a⁻²। इस तरीके से म्यू0 की विमा आ गई। बताइए किसी को कोई समस्या? ये बायो-सेवर्ट का नियम था, इसमें म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता थी। म्यू0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर म्यू0 का मात्रक कैसे है वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। विमा कैसे ये भी मैंने बता दिया। एक टेस्ला जो होता है वो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, और गॉस जो होता है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है, ये टेस्ला और गॉस में संबंध होता है, या एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। बस यहाँ पर मैंने F=IBL sin थीटा सूत्र का यूज पहले कर दिया, जिससे तुम आसान तरीके से यहाँ पर मात्रक निकाल सको। हालांकि इसका यूज बाद में है। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे तो आप जान जाओगे।
बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई होगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग आपको लगा लेना है, कौन सी हेडिंग लगा लेना है? नेक्स्ट हेडिंग आपको लगा लेना है म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन जी, म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो, जिसको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ते हो। इन दोनों में हम क्या करेंगे, एक संबंध छोटा सा निकालेंगे, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे म्यू ज़ीरो तथा एप्सिलॉन ज़ीरो में संबंध। म्यू ज़ीरो तथा एप्सिलॉन ज़ीरो में क्या भाई, संबंध। म्यू ज़ीरो तथा एप्सिलॉन ज़ीरो में अगर हमें संबंध निकालना है तो आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है, आप लिखोगे वी नो दैट। वी नो दैट आप क्या जानते हो? आप जानते हो कूलाम के नियम में कि 1 जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होती, और मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब मात्रक हमें ना बताना पड़े कि कैसे है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। तथा आप लोगों ने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। अगर इसको समीकरण 1 मान लिया जाए और इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, और समीकरण 1 को हम क्या कर दें, 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो देखिएगा ऊपर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बटे में आपका हो जाएगा म्यू ज़ीरो अपान में 4 पाई, और इधर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 गुणे 10 की पावर 9, बटे में आ जाए म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई की अगर बात करें, तो इसकी वैल्यु आई 10 की घात -7। ठीक, अगर 4 पाई से 4 पाई देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई म्यू नॉट से हो जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर। अच्छा यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, देखिए ऊपर आपका 9 है, ठीक, ये 10 की घात -7 ऊपर जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, +7। 1/, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर, आधार समान है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा इसे देखा जाए तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात, देखिए 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 16 को 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c, वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर ये वैल्यू जो है वो c के बराबर है, तो इसको c का स्क्वायर लिखा जा सकता है। या हम अगर c बराबर निकालें, स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो भैया अंडर रूट लग जाता है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर देखिए जब इधर आएगा तो 1 का अंडर रूट 1 रहेगा, इसके ऊपर अंडर रूट आपका लग जाएगा। आई बात समझ में? या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले आओ c स्क्वायर बटे में ले आओ तो 1/c स्क्वायर। यही म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है। कभी पूछा जाए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध होता है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस रिलेशन को याद रखोगे, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। कोई समस्या किसी को भैया कोई समस्या नहीं। अब अगली हेडिंग आपको लगा लेना है, इसी के बाद अगला है आपका धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारावाही चालक तार के कारण, उसकी दिशा, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, तो उसकी जो दिशा है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो फाइंड हम कैसे करेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से, तो आपको वो हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगली हेडिंग लगा लेना, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, इसमें हमारी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। हम अपना दायां हाथ उठाएंगे और दाएं हाथ की हथेली को इस तरीके से हम फैलाएंगे, कुछ इस तरीके से कि जो ये अंगूठा हो और जो ये अंगुलियां हों ये परस्पर क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों। आप समझ सकते हो, ठीक है, ये अंगूठा और ये अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए।
अब धारावाही चालक में डायरेक्शन, जो धारा की डायरेक्शन है वो जिस दिशा में है, अंगूठा को आप उसी डायरेक्शन में रख दीजिए, रख दिए। अंगूठा अगर धारा की डायरेक्शन में है तो अंगुलियों को हम मोड़ेंगे ऐसे। अब अंगुलियां उल्टा तो मुड़ नहीं सकती हैं, ऐसे तो मोड़ेंगे। तो अंगुलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ रही, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस धारावाही चालक तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही, तो अंगूठा मैंने क्या कर दिया, इस धारा की दिशा में रख दिया, तो अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ रही। तो हम ये कहेंगे इधर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। तो अगर मैं देखूं तो दाईं ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। क्या होगी भाई, अंदर की ओर होगी। आप देख पा रहे हो, अंगूठा मैंने जब धारा की दिशा में रख दिया तो अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ रही थी, तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होंगी, ठीक है ना, अंदर की ओर होंगी। तो इसे हम क्रॉस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या करते हैं, क्रॉस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंगूठा मैंने धारा की दिशा में रखा तो अंगुलियां कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। लेकिन अगर इसको अंगुलियां पूरी घुमाएंगे, अंगूठा धारा की दिशा में रहेगा तो बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर की अगर बात करें तो बाईं ओर ये अंगुलियां आप देख पा रहे हो कागज तल से लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो रही है। तो बाईं ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत, कागज तल के, ये हमारा तल ही तो है, कागज तल के लंबवत कहाँ पर होगी भाई, ये बाहर की ओर होगी। क्या होगी, ये बाहर की ओर होगी। बताइए कोई समस्या, समझ में आई बात। इस धारावाही चालक तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही थी, मैंने अंगूठा इसकी डायरेक्शन में रख दिया, अंगुलियां अंदर की ओर जा रही थी, तो ये दाईं ओर जा रही थी अंगुलियां अंदर की ओर, तो हमने दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर लिख दिया। और बाईं ओर से ये बाहर निकल रही थी, तो बाईं ओर जब बोलेंगे तो बाईं ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और बाहर की ओर तो इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को, चुंबकीय क्षेत्र को, इस तरीके के चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट चिन्ह द्वारा इसे व्यक्त कर देते हैं। बात समझ में है कि नहीं। यहाँ पर मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी आप निकाल सकते हो। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, अर्थात जिस डायरेक्शन में धारा बह रही हो, ठीक, आप क्या करो, पेंचकस के नोक उसी डायरेक्शन में कर करके अंगूठा को जिस डायरेक्शन में घुमाओगे वही क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। फिलहाल ये नियम जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, इससे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूँगा, जो आपके मैंने बायो-सेवर्ट का नियम बताया है, इस बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते हैं। सभी लोग हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको क्लासें पूरी मिलेंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मिलते हैं आपको भैया नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।